नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लोटे में मोटा। लोटे में मोटा, चित्रांकन बेदी, कथा रूपांतर स्नेह श्रीवास्तव। बहुत समय पूर्व की बात है। किसी शहर में हीरामणि नाम का एक लक्कड़हारा रहता था। उसकी एकमात्र संतान थी जिसका नाम माताराम था। माताराम खाने का बहुत शौकीन था। लक्कड़हारा गरीब होने के कारण उसकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाता था। अतः माताराम आए दिन कोई न कोई शरारत करके अपनी इस इच्छा को पूरी किया करता था। एक दिन, मोटू राम, हमारी दुकान में माल खत्म हो चुका है। मेरा नाम माताराम है लाला जी, अतः आप मुझे माताराम कहकर ही पुकारे। तुम्हारा नाम माताराम हो या पिताराम, लाओ जेब ढीली करो। जेब ढीली करूं? अरे अभी मैंने खाया ही क्या है, अभी तो सिर्फ स्वाद ही लिया है। खाऊंगा तो अब क्या खाओगे तुम? मेरी दुकान में बचा ही क्या है, अब तो बस तुम मुझे ही खा लो। राम राम, कैसी बातें करते हो लाला जी, मैं मांसाहारी नहीं शाकाहारी हूँ। शाकाहारी के बच्चे, देखता नहीं मेरी दुकान खाली हो चुकी है। तेरा पेट भरने के लिए अब और सामान कहाँ से लाऊं? जाओ जाकर कोई और दुकान देखो। ओह हाँ, अब तो यही करना होगा, आखिर पेट तो भरना ही है, कहकर मोटू बिना पैसे दिए ही वहां से चल पड़ा। अरे अरे, जाता कहाँ है हाथी के बच्चे, कीमत क्या तेरा बाप देगा? देखो लाला, बाप तक मत जाना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, और अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो अपने माल की तरह तुम भी अपनी जगह पर नजर नहीं आओगे। उन दोनों को झगड़ते देख धीरे धीरे वहां भीड़ जमा होने लगी। समझ गया, हराम का माल खा खाकर ही तूने यह हाथी जैसा शरीर पाल रखा है। बस आखिरी बार बता दे, तू मुझे पैसे देगा या नहीं? अरे लाला, जब आज तक इसने किसी का भी पैसा नहीं दिया तो तुम्हें क्या देगा? इसका लक्कड़हारा बाप खुद इससे परेशान है। बेचारा खून पसीना बहाकर जो कुछ पैसा कमाता है उसे यह हरामखोर खा पीकर उड़ा देता है, और जब बाप का माल खाकर भी इसका पेट नहीं भरता तो इसी तरह मुफ्त में लोगों के सिर पड़ जाता है। साला हराम की तोड़ता है, तभी तो इसके जिस्म पर इतनी चर्बी चढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज अगर इसने मेरे माल के दाम नहीं चुकाए तो मैं इसके जिस्म पर चढ़ी सारी चर्बी झाड़ कर रख दूंगा। यह दुकान मेरी है, इसके बाप की नहीं। देखो लाला, खाया है मैंने, मेरे बाप ने नहीं। अगर मेरे बाप तक पहुंचे तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाइयों, देख क्या रहे हो, यह मोटा ऐसे नहीं मानेगा, मारो साले को। अगले ही पल तड़ाक धाड़ ढिशुम, लेकिन मोटू पर जैसे उनके लात घूंसों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। तभी मोटू ने एक आदमी को पकड़कर सिर से ऊपर उठा लिया और उसे अन्य लोगों पर दे मारा। हाय मरा, तुम सालों की बारी खत्म हो गई, अब मेरी बारी है। फिर मोटू तुरंत दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ा और उसे भी उठाकर भीड़ पर पटक दिया। उसकी यह हरकत देख भीड़ बुरी तरह डर गई। भागो भागो, वरना यह हमारी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। भीड़ को भागते देख मोटू चमन लाल की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, मेरी जान बख्श दे मेरे बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार तो बख्श देता हूँ लाला, लेकिन फिर कभी मुझसे उलझने की कोशिश की तो चटनी बनाकर रख दूंगा, समझे? कहकर जैसे ही मोटू जाने के लिए आगे बढ़ा। तू क्या समझता है मैं तेरी गीदड़ भपकियों से डर जाऊंगा? मैं आज ही महाराज नेकी सिंह से तेरी शिकायत करूंगा। मोटू उसकी धमकी की परवाह न करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर एक तरफ चल पड़ा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मोटू घर पहुंचा, लक्कड़हारा हीरामणि अपने बेटे मोटू को देखकर भड़क उठा। आ गया कमबख्त? हाँ बापू, बड़े जोरों की भूख लगी है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। काम धंधा कुछ करता नहीं, बस जब देखो खाने के चक्कर में रहता है। आज तुम्हें क्या हो गया है बापू? आज तक मैं तेरी हर ज्यादती को नजरअंदाज करता आया, यही सोचकर कि तू मेरा बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लोग तेरे बारे में जाने क्या क्या कहते हैं और मैं खून का घूंट पीकर रह जाता हूँ। लोगों की बात छोड़ो बापू, वे सब मुझे खाता पीता देखकर जलते हैं। जलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? दूसरों का माल मुफ्त में खा जाता है, और जब कोई पैसे मांगता है तो उसे मार डालने की धमकी देता है। सुना है आज तू चमन लाल की सारी जलेबियां खा गया। लाला ने जबरदस्ती खिला दी बापू, मैं क्या करता? अगर नहीं खाता
तो बेचारा बुरा मान जाता। तुम नहीं जानते बापू, लाला ऐसी जलेबियां बनाता है कि कोई कुत्ता भी ना खाए। लेकिन तू तो कुत्ते से भी नीचे गिर गया। अरे कमबख्त, कहीं चला क्यों नहीं जाता? कम से कम तेरी वजह से मुझे रोज रोज नीचा तो नहीं देखना पड़ेगा। तुझ जैसे निकम्मे बेटे का होना न होना एक बराबर है। पिता की बात सुनकर मोटू का दिल भर आया। बापू, काश यह बात तुमने बहुत पहले कह दी होती तो आज मैं जिंदा ना होता या कुछ बन गया होता। मैं जा रहा हूँ बापू, अब मैं भी तुम पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहता। अब जिस दिन भी लौटूंगा कुछ बनकर ही लौटूंगा, वरना तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। मोटू ने अभी इतना ही कहा था कि बाहर कुछ घुड़सवारों के रुकने की आहट सुनाई थी। मोटू चौंक कर तेजी से बाहर निकला। पकड़ लो इसे, इसी बदमाश ने मुझे लूटा था हुजूर। चमन लाल की बात सुनकर एक सैनिक आगे बढ़ा। क्या तुम्हारा ही नाम माता राम है? जी हुजूर, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। महाराज नेकी सिंह का हुक्म है तुम्हें उनके दरबार में पेश किया जाए ताकि लाला चमन लाल को इंसाफ मिल सके। कहने के साथ ही सैनिक ने मोटू को बेड़ियां पहना दी। लक्कड़हारा हीरामणि, जो घुड़सवारों की आवाज सुनकर बाहर निकल आया था, इस दृश्य को देख दौड़कर लाला चमन लाल के पैरों पर गिर पड़ा और पीड़ी स्वर में गिड़गिड़ा उठा। लाला जी, मेरे बच्चे को माफ कर दो। मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे नुकसान की एक एक पाई चुका दूंगा। चमन लाल ने हीरामणि की नकल उतारी। पाई पाई चुका दूंगा। बड़ा आया, चल हट दूर। खाने को रोटी नहीं मिलती और मेरा हिसाब चुकाने आया है। जब राज सैनिक मोटू को लेकर चले गए तो हीरामणि दहाड़े मार मार कर रोने लगा। आह मेरे लाल, मैं पहले ही तुझे मना करता था कि शरारती छोड़कर शराफत की जिंदगी जी, लेकिन तू मेरी बात को हंसी में उड़ा देता था। अब ले गए ना पकड़कर राज सैनिक। अगर पहले ही मेरी बात मान जाता तो यह दिन तो न देखना पड़ता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रक्षा करना मेरे बच्चे की प्रभु, रक्षा करना। उधर मोटू को मुजरिम के रूप में महाराज नेकी सिंह के सामने पेश किया गया। माता राम उर्फ मोटू राम, तुम्हारे खिलाफ लाला चमन लाल ने यह शिकायत की है कि तुमने चमन लाल की दुकान से जलेबियां खाई है और कीमत नहीं चुकाई। इसके अलावा तुमने चमन लाल का भरे बाजार में अपमान भी किया है। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है महाराज। मैंने जलेबियां खाई थी क्योंकि यह आवाज दे देकर बुला रहा था और मैं उस समय भूखा था, अतः मैंने इसकी सड़ी हुई जलेबियां खा ली। सो अब आप ही बताइए महाराज, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने जलेबियों की कीमत नहीं चुकाई। पर महाराज, जलेबियां खिलाने से पहले चमन लाल ने दाम देने की बात नहीं कही थी, और फिर जब मेरी जेब खाली थी तो मैं दाम कहां से चुकाता? अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं इसकी सड़ी हुई जलेबियां भला क्यों खाता महाराज? मोटू, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो, पर हमारे दरबार में तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। दुकान पर माल मुफ्त में नहीं बटा करता। हमारी नजर में तुम कसूरवार हो, अतः तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ठीक है महाराज, मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? कुछ ही पल बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर चमन लाल के पैसे चुकाने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें 3 माह के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा। पर महाराज, मैं इतने कम समय में लाला का पैसा कैसे चुका पाऊंगा? शरीर से अच्छे खासे हो, मेहनत मजदूरी करो। मैं तो मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ महाराज, लेकिन कोई मुझे काम दे तब ना। यह झूठ बोलता है महाराज। सच तो यह है, इसे हरामखोरी की आदत पड़ गई है, इसीलिए इससे कोई काम नहीं होता। क्या चमनलाल ठीक कहता है मोटू? नहीं महाराज, यह झूठ कह रहा है। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो लाला से कहिए कि यह मुझे अपनी दुकान में काम दे दे। 2 वक्त के खाने के अलावा मेरा जो हिसाब निकले उसे यह अपनी जलेबियों के दाम की शक्ल में वसूल कर ले। तुम ठीक कहते हो। इस तरह से चमन लाल के पैसे भी चुक जाएंगे और तुम्हें काम भी मिल जाएगा। अतः आज से तुम चमन लाल की दुकान पर काम करोगे। महाराज की बात सुनकर चमन लाल घबरा गया। महाराज, यह तो सरासर अन्याय है। इस मोटे को मेरे सिर न मढ़िए। अभी मेरी दुकान में इतना काम ही कहाँ है? सुन लिया महाराज, जब चमन लाल ही मुझे अपनी दुकान में काम देने को तैयार नहीं है तो और कौन मुझे काम देगा? चमन लाल, तुम मोटू को अपनी दुकान में काम दोगे, यह हमारा हुक्म है। जो हुक्म महाराज। कोई चारा न देख चमन लाल मोटू को काम देने के लिए तैयार हो गया और मोटू के साथ दरबार से वापस लौट गया।
राजा नेकी सिंह की एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम चंदा था। कुछ दिन पूर्व अचानक चंदा में एक परिवर्तन आ गया था जिसके कारण हर समय चहकने वाली चंदा उदास व खोई खोई सी रहने लगी थी। उसके इस परिवर्तन के कारण राजा रानी दोनों परेशान थे। बेटी, तुम हर समय इतनी उदास क्यों रहती हो? मुझे बताओ ना, क्या कारण है? बहुत पूछने पर भी राजकुमारी चंदा ने महारानी पद्मा को कुछ नहीं बताया। राजा ने भी राजकुमारी की उदासी का पता लगाने के लिए अनेकों प्रयास किए, किंतु विफलता ही हाथ लगी। एक दिन, महाराज, क्यों न हम एक प्रयास और करके देखें, शायद कुछ सफलता हाथ लग ही जाए। मैं समझा नहीं गुरुदेव, अब और क्या हो सकता है? क्यों न यह ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी राजकुमारी की उदासी का कारण जानकर राजकुमारी की खुशी वापस लौटाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और उसे आधा राजपाट भी सौंप दिया जाएगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे गुरुदेव, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उधर मोटू सारा दिन चमन लाल की दुकान पर काम करता और जी भरकर खाने पर हाथ साफ किया करता था। उसे इस तरह खाते देख चमन लाल का खून जल जल जाता था। तू तो एक दिन मेरा दिवाला निकाल कर ही रहेगा, सत्यानाशी। अरे लाला, सारा दिन काम कराते हो, उस पर कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन से खा लेने दिया करो। फिर अगर पेट भर खाऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा? अब मैंने तुझसे कोई काम नहीं करवाना, चुक गया मेरा कर्जा। मेरे बाप की तौबा, जो मैं अब कभी महाराज के पास तेरी शिकायत लेकर जाऊं। तभी चमन लाल की पत्नी भगवती वहां आई। क्यों आप इस बेचारे को पेट भर खाने नहीं देते? बेटा, तुम लाला जी की बातों का बुरा ना मानना। ये जुबान के बुरे जरूर है, पर दिल के बुरे नहीं है। तुम आराम से पेट भरकर खाना खाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर लाला जी की आंखों में गहन आश्चर्य के भाव लहरा उठे। उसकी समझ में नहीं आया कि उसकी कंजूस पत्नी आज मोटू पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। अतः वह चिढ़कर बोला, मैं देखता हूँ अब यह कैसे खाता है। मैं इसे यहाँ एक पल भी नहीं टिकने दूंगा। और चमन लाल ने मोटू के सामने से खाने की थाली उठा ली। यह क्या कर रहे हो जी? जानते नहीं, खाने वाले के आगे से थाली उठाना कितना बड़ा पाप है। मैं किसी पाप पुण्य को नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर यह मोटा इस घर में कुछ दिन और रह गया तो हमारे भूख को मरने की नौबत आ जाएगी। तभी चमन लाल की पत्नी ने उसके कान में न जाने क्या कहा कि चमन लाल के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई और कुछ ही क्षणों में चमन लाल का व्यवहार मोटू के प्रति एकदम बदल गया। हाँ हाँ बेटे, यह ठीक ही कह रही है। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। लो खाओ, पेट भर कर खाओ। अरे, यह चमन लाल को एकदम से क्या हो गया है जो मुझ पर इतना मेहरबान हो रहा है? उसे हैरत में पड़े देख। अरे बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए? चलो खाना खाओ। ओह, समझा, शायद तुम्हें मेरे सामने खाने में शर्म आ रही है। लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। चमन लाल अपनी पत्नी के साथ बाहर आंगन में आकर बैठ गया। अच्छा, अब बताओ, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय सोचा है? बड़ा ही आसान उपाय है जी। अब पहेलियां ही बुझाती रहोगी या कुछ साफ साफ कहोगी भी? तो सुनो, तुमने यह तो सुना ही होगा कि महाराज ने क्या ढिंडोरा पिटवाया है। हाँ, सुना है कि जो राजकुमारी की उदासी का कारण पता लगाकर उसकी खुशी वापस लाएगा, उसे महाराज अपना आधा राजपाट सौंप देंगे और राजकुमारी की शादी भी उसी से कर देंगे। हाँ, साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जो अपने इस प्रयास में असफल होगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो फिर क्यों ना हम मोटू को किसी तरह राजमहल भेज दें। जब मोटू राजकुमारी की उदासी का कारण पता नहीं लगा पाएगा तो महाराज उसका सिर काट देंगे और हमारा उससे पीछा छूट जाएगा। उपाय तो तुमने ठीक सोचा है भगवान, पर यह मोटा बहुत चालाक है। यह वहां जाने को कदापि तैयार नहीं होगा। फिर जब यह यहाँ मुफ्त की तोड़ रहा है तो भला उसे क्या पड़ी है जो यहाँ से जाएगा। यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो। लालच बुरी बला होती है। मैं उसे बहला फुसला कर अवश्य राजमहल भेज दूंगी और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। ठीक है। दूर दूर तक फैली पर्वतमालाओं के बीच बनी एक गुफा में एक लंबा दुबला पतला गंजा व एक टांग और एक हाथ से मोहताज शैतान तांत्रिक जिसका नाम कपाली था, शेर की खाल पर बैठा अपने सामने हवा में टंगी खोपड़ियों को अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहा था।
उसके ठीक सामने एक चबूतरा था, उस पर भी एक नर मुंड रखा था। तभी अचानक कपाली के होठ कप कपाने लगे और वह अपनी एक टांग पर उठकर पागलों की तरह नाचने लगा। नाचते नाचते वह एक खोपड़ी के पास जाकर रुका। ऐ मेरे शैतान फरिश्ते, मैंने तेरी बहुत सेवा की है, अब तुझे मेरी मदद करनी होगी। तू जानता है, एक हाथ और एक टांग चले जाने से मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मेरी यह हालत बोकारू ने की है। यही नहीं, उसने सोने का वह जादुई रथ भी प्राप्त कर लिया है जिसे मैं पाना चाहता था, और हीरो की घाटी का स्वामी भी बन बैठा है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो। हा हा हा, कपाली, तू बोकारू से बदला नहीं ले सकता, क्योंकि बोकारू तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और फिर उसकी मौत तेरे हाथ से नहीं, किसी और के हाथ से होगी। तो मुझे बताए शैतान फरिश्ते कि वह आदमी कौन है जो बोकारू से मेरे अपमान और पराजय का बदला ले सकता है। मैं जल्द से जल्द हीरो की घाटी का स्वामी बनना चाहता हूँ और सोने का जादुई रथ पाना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, तेरी यह इच्छा अत्यधिक खतरनाक है। अब भी समय है, यह इरादा छोड़ दे। नहीं शैतान फरिश्ते, यह इरादा मैं कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगर तेरी यही जिद है तो सुन, बहुत जल्दी एक युवक हीरो की घाटी पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। यही नहीं, बोकारू की मौत भी उसके ही हाथों होगी। अतः बोकारू के मरते ही तुम उस युवक को खत्म कर देना। इस तरह तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। परंतु परंतु क्या शैतान फरिश्ते? हीरो की घाटी में जाने वाले उस युवक को यह पता नहीं लगना चाहिए कि तू कौन है और तेरा क्या इरादा है। जब तक वह हीरो की घाटी में नहीं पहुंच जाता, तुझे उसके साथ रहना होगा या उसका पीछा करना होगा। साथ ही तुझे उसकी रक्षा भी करनी होगी। बोकारू की मौत के बाद तू उसे मार देना, बस तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शैतान फरिश्ते, तूने मेरी सारी चिंताएं हल कर दी। अब इतना और बता दे कि वह युवक कौन है और मुझे कहाँ मिलेगा। तभी खोपड़ी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा और उसके मुंह से अचानक ही रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में एक सूरत उभर कर कपाली के सामने आई। कपाली बड़े ध्यान से उस सूरत को देख रहा था। खोपड़ी के मुंह से नजर आने वाली सूरत को उसने अपने दिमाग में उतार लिया। कुछ ही क्षण बाद खोपड़ी का मुंह स्वयं बंद हो गया और उसमें से स्वर उभरा। अब तुझे यह वायदा करना होगा कि जैसे ही तेरी मनोकामना पूरी होगी तो मुझे आजाद कर देगा। अगर मैंने तुझे आजाद कर दिया तो तू मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। दुष्ट मक्कार, मैं अब कभी तेरे सामने प्रकट नहीं होऊंगा और तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। खामोश, जब तक तू मेरी कैद में है तुझे मेरी आवाज पर आना ही होगा और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। हा हा हा। उसी समय खोपड़ी की आंखों से रोशनी क्षीण होने लगी। कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरती हुई चबूतरे पर आ गई। फिर कपाली ने वहां रखा चमड़े का विचित्र सा झोला उठाया और गुफा के द्वार की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही कपाली गुफा से बाहर निकला, हा 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 हा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।